नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, अमेरिकी दादागिरी की एक और मिसाल हमारे सामने है। क्या इस दादागिरी का प्रतिकार नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होगा तो ये दादागिरी आने वाले कल को हम पर भी चलेगी। देखिए, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े देश हैं, दुनिया की महाशक्ति हैं, अमेरिका के दोस्त हैं, लेकिन ये सब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में धरा रह जाता है जब स्वार्थों का टकराव होता है। तो वेनेजुएला में अमेरिकी सरकार ने जिस तरह अपने सैनिकों को भेजकर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उठा लिया लगभग, और हथकड़ियों में सुबह उनको देखा गया न्यूयॉर्क से निकलते हुए, वो एक डरावना दृश्य है। वो बताता है कि अमेरिका किसी की परवाह नहीं करता, न अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की, न किसी देश की संप्रभुता की, न किसी देश के स्वाभिमान की। लेकिन अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला क्यों किया? इस सवाल के जवाब खोजेंगे तब पता चलेगा कि उसके असली खतरे क्या क्या हैं और कैसे वो हम तक भी आ रहे हैं। देखिए, जो बताया जा रहा है अमेरिका की ओर से कि वो वहाँ से नार्को टेररिज्म एक्सपोर्ट किया जा रहा था अमेरिका में। अमेरिका पिछले दिनों लगातार वहाँ की बोटों पे अटैक करता रहा है और कहा जाता है कम से कम 100 लोग उन अमेरिकी हमलों में मारे गए। अचानक अमेरिका जैसे बड़े देश को सिर्फ 3 करोड़ की आबादी वाले वेनेजुएला पे इस तरह हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका एक जवाब जो खोजा जा रहा है वो तेल की राजनीति में है। दुनिया में सबसे बड़ा तेल भंडार जो है वो हम सब जानते हैं कि वेनेजुएला के पास है। 303 बिलियन बैरल का उसके पास भंडार है, जो सऊदी अरब से भी बड़ा है। सऊदी अरब का जो तेल भंडार बताया जाता है वो 298 बिलियन का है, बिलियन बैरल का है। ये सच है कि वेनेजुएला के पास जो वो आधारभूत ढांचा नहीं है जिससे वो इतने बड़े तेल भंडार का पूरा इस्तेमाल कर सके, लेकिन वो तेल का एक्सपोर्ट करता रहा है। दुनिया के जो 25 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं तेल के, उनमें वेनेजुएला का नाम भी शामिल है। अमेरिका का एक खेल तो ये है कि वहाँ के जो तेल भंडार पे कब्जा करके उसका इस्तेमाल अमेरिकी कंपनियों के जरिए किया जाए। ये बात ट्रंप साफ कर चुके हैं। ट्रंप बता चुके हैं कि अब वहाँ अमेरिका का शासन होगा और अमेरिकी तेल कंपनियां जो बहुत बड़ी हैं वहाँ तेल के उत्पादन का एक ढांचा बनाएंगी और उसके तहत वो दुनिया को, अमेरिका को वो तेल जाएगा। तो एक बात तो ये तेल की राजनीति ने जैसे पूरे पश्चिम एशिया को आक्रांत रखा है लंबे समय से, उसी तरह अब वो दक्षिण अमेरिकी देशों में दाखिल हो गया है। लेकिन ये बात अकेली नहीं है। अकेला सिर्फ तेल के इस्तेमाल का मामला होता तो शायद अमेरिका ये हड़बड़ी नहीं दिखाता। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई है। असल में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, उसका डॉलर इतना मजबूत क्यों है? इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था उसी दौरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए जो काम हुए उनमें एक ब्रेटन वुड्स समझौता था जो 1944 में किया गया। उस समझौते के अंतर्गत ये माना गया कि जो अमेरिकी डॉलर है, चूंकि बहुत मजबूत था उन दिनों, वो जो है उसकी सोने के साथ तुलना होगी, उसके दाम का समायोजन सोने के साथ होगा, गोल्ड के साथ, और बाकी जो दुनिया की करेंसियां हैं वो अपने अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर के साथ समायोजन पर काम करेंगी। यानी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय खरीद बिक्री की सबसे बड़ी और एक तरह से इकलौती मुद्रा हो गया। इसको 1973 में और ज्यादा ताकत मिली जब सऊदी अरब के साथ उसने कई समझौते किए। वो ये था कि अब धीरे धीरे ओपेक देश भी समझौते में आ गए कि तेल के दाम जो तय होंगे वो पेट्रो डॉलर में तय होंगे और इसके बदले अमेरिका
इन देशों को अपनी सुरक्षा मुहैया कराएगा। तो धीरे धीरे डॉलर और पेट्रो डॉलर, डॉलर यानी दुनिया की इकलौती करेंसी हो गया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक महाप्रभु देश हो गया। वो जिसको चाहे डॉलर दे, जिस कीमत पे दे डॉलर, और ये खेल चल रहा था लगातार। इधर के वर्षों में चीन और रूस और ब्रिक्स देश इस कोशिश में है कि एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की जाए, एक समानांतर दुनिया का कारोबार हो जिसमें डॉलर से के अलग दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल भी हो। चीन ने ये काम बड़ी शातिर ढंग से किया। चीन के पास बहुत बड़ी मात्रा में यूएस डॉलर हैं। वो डॉलर के जरिए दुनिया भर, डॉलर के दाम पे दुनिया भर में बॉन्ड उतारता गया, डॉलर इकट्ठा करता गया, और दुनिया से उसने भुगतान अपनी करेंसी में, जिसको आरएमबी बोलते हैं, रेमनिबी, ये आरएमबी जो करेंसी है इसमें उसने भुगतान लेना शुरू किया। ये कई देश इस काम में जुटे। रूस और चीन के बीच जो कारोबार हो रहा है, वेनेजुएला ने भी इन वर्षों में तेल जो चीन को बेचा, वो उसका भुगतान उसने युआन में किया। तो ये जो सिलसिला था, ये अमेरिका को सबसे ज़्यादा डराने वाला था। अगर डॉलर दुनिया के लेन देन की मुद्रा न रह जाए तो अमेरिका का एकाधिकार टूट जाएगा। इस एकाधिकार को बचाए रखने के लिए अमेरिका ने हमला किया। और आप इस पूरे इतिहास को देखें, अमेरिका ये काम पहले भी करता रहा है। साल 2000 में ये सबसे पहले ये घोषणा की थी सद्दाम हुसैन ने कि वो अमेरिकी डॉलर में तेल नहीं बेचेंगे, वो दूसरी मुद्राओं में तेल बेचेंगे। अगले 3 साल में उनका तख्ता पलट कर दिया गया। कर्नल गद्दाफी ने प्रस्ताव किया था कि एक अलग मुद्रा हो जो तेल के कारोबार में इस्तेमाल हो, उसको भी अमेरिका ने निपटा दिया। यही स्थिति आज इसने जो की है वो वेनेजुएला की है। इस पूरे मामले में भारत की जो भूमिका है वो सबसे अफसोसनाक है। दुनिया के कई देश जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्यूबा विरोध कर रहा है, कोलंबिया विरोध कर रहा है, ब्राज़ील विरोध कर रहा है, रूस और चीन तक विरोध कर रहे हैं। जो यूरोप के देश हैं, जो अमेरिका के साथी रहे हैं, वो भी दबी जुबान में इसका विरोध कर रहे हैं। भारत जो ग्लोबल साउथ का लीडर होने की बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे बार बार ग्लोबल साउथ का लीडर होने की बात करते हैं, लेकिन इस ग्लोबल साउथ के लीडर से अभी तक एक शब्द इस अमेरिकी हमले के खिलाफ नहीं फूटा है। ये कैसी लीडरशिप है? ये कैसा नेतृत्व है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे प्रधानमंत्री का मुंह ट्रंप के आगे, उनके फैसलों के आगे लगभग बंद हो जाता है, उनके ऐलानों के आगे? ये अपमानजनक है कि ट्रंप लगातार बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जंग जैसी स्थिति रुकवाने का श्रेय लेते रहे। 1-2 बार नहीं, 20 बार नहीं, 25-30 बार वो ये बात कह चुके, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने निजी तौर पे एक बार भी उसका खंडन नहीं किया। एक बार भी वो नहीं कह सके कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने किया, दूसरी सरकारी एजेंसियों और नेताओं ने किया, लेकिन ट्रंप झूठ बोल रहे हैं ये बात जिस आदमी को बोलनी चाहिए वो आदमी नहीं बोल सका। इस देश का सबसे बड़ा नेता वहाँ चुप रह गया। अमेरिका के सामने इस चुप्पी की वजह क्या है? क्या इसलिए कि हम महाशक्ति बने रहना तो चाहते हैं, लेकिन महाशक्ति हम कायदे से हो नहीं पा रहे हैं। हम आर्थिक मोर्चे पे उतने कामयाब नहीं हैं जितने दिखाई पड़ते हैं। इसकी वजह तो ठीक ठीक अर्थशास्त्री बताएंगे, लेकिन महाबली होने का सपना देखने वाला एक देश, महाशक्ति होने का सपना देखने वाला, ग्लोबल साउथ का लीडर होने का सपना देखने वाला, दावा करने वाला देश इस पूरे मामले में चुप है। ये एक खतरनाक संकेत है और ये सीधे सीधे रूस और चीन को ग्लोबल साउथ की नहीं, एशिया की भी नेतृत्व
उनके हाथ में सौंप देने का काम है। चीन खुलकर बोल रहा है, चीन लगातार इतनी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। हम असल में जिस जीडीपी ग्रोथ को, जिस विकास दर को 6.8% को अपनी बड़ी ताकत बताते हैं और बताते हैं कि चीन भी पीछे छूट गया, अमेरिका भी पीछे छूट गया। असल में इस पूरे दौर में चीन का कारोबार भारत से 5 गुना ज़्यादा बढ़ा है, अगर बढ़ने की वास्तविक रफ्तार देखें तो। चूंकि उसकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि प्रतिशत वहाँ घट जाता है, 4.5 के आसपास चला आता है। अमेरिका भी 1.5 या 2% की अपनी विकास दर से भारत से दुगुने से ज़्यादा आगे है। तो सच ये है कि अमेरिका और चीन से भारत का जो आर्थिक फासला है वो बड़ा हो रहा है, और अब तक भारत जो है, भारत की निर्भरता इन देशों पे कम नहीं हुई है। तो क्या ये एक वजह है कि वेनेजुएला के मामले में भारत चुप रह गया? क्या ये कभी पहले हो सकता था? भारत ने फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में एक दौर में जो स्टैंड लिया, आज हमें पता नहीं चल रहा है हम कहाँ खड़े हैं। और ट्रंप जैसे शासक को, जो युद्ध रुकवाने के तरह तरह के वादे के साथ आए थे, जो रोज दावा करते हैं कि वो युद्ध रुकवा रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच का, उन्होंने गाजा पट्टी को तो एक तरह से बेच खाया इजराइल के हाथों। इजराइल ने गाजा पट्टी को तबाह कर दिया। तो दुनिया भर के युद्ध लड़ने वाला अमेरिका, आप चिली को याद करें, पनामा को याद करें, पुरानी 1973 में जो चिली में जिस तरह हुआ, वो भी याद दिलाता है कि अमेरिका किस तरह की हरकत करता रहा है। आज जो वो कर रहा है उससे एक कदम आगे की बात है। उसने जता दिया है कि दुनिया जो है उसके इशारों पे चलेगी, और इस मौके पे ट्रंप का विरोध जरूरी है, जो भारत नहीं कर पा रहा है। भारत की राजनीतिक कमजोरी क्या उसकी आर्थिक कमजोरी की कोख से निकली है? फिर दोहराता हूँ, सवाल का जवाब अर्थशास्त्री देंगे, लेकिन एक देश के रूप में, एक दुनिया में न्याय और बराबरी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में खड़े होने वाले देश के रूप में, हम सबका माथा थोड़ा शर्म से झुकेगा अगर हम वेनेजुएला पे अमेरिकी हमले की निंदा नहीं करते हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है हम उसकी निंदा करते हैं, जो बिल्कुल उचित भी है। बांग्लादेश में भी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जिस तर्क से भारत नहीं जा रहा है कि अंततः वो उसका अंदरूनी मामला है और बांग्लादेश को ही वो ठीक करना होगा, भारत सिर्फ सरकार पे दबाव बना सकता है, यहाँ वो तर्क तो बिल्कुल चूक गया है। वो चूक गया है वो तर्क। और अमेरिका जो कुछ कर रहा है पाकिस्तान के साथ, तो वो और पहले होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है अमेरिका, पाकिस्तान को हथियार और विमान दे रहा है अमेरिका, पाकिस्तान के साथ नए नए समझौते कर रहा है अमेरिका, और वही अमेरिका वेनेजुएला को को कब्जे में ले रहा है। सीधे सीधे दादागिरी, सीधे सीधे ट्रंप की गुंडागर्दी का मामला है, जिसका भारत विरोध तक नहीं कर पा रहा है। डर ये है कि अपनी खामोशी के साथ भारत उसके पक्ष में खड़ा न हो जाए। एक बात और, निकोलस मादुरो के बारे में ये बार बार कहा जा रहा है कि वो तानाशाह है। इसके पहले मैं देख रहा था, असल में पश्चिम का मीडिया या जो पश्चिम का बौद्धिक साम्राज्य है, वो अलग अलग पैमाने तानाशाहों को चुनने के आजमाता है। जो मेरी बड़ी पसंदीदा किताबों में एक है, पिछले कुछ वर्षों में लिखी हुई, हाउ डेमोक्रेसीज डाई, जो अमेरिका में लोकतंत्र के खात्मे के अंदेशे की ओर इशारा करने वाली किताब है। उसमें भी दुनिया भर के प्रयोगों का हवाला देते हुए शावेज को कहा गया वो तानाशाह है, अब मादुरो को कहा जा रहा है वो तानाशाह है। ये सच है कि वहाँ जो व्यक्तिवादी प्रवृत्तियाँ, अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ मादुरो के शासनकाल में बढ़ी हैं, जिनका विरोध होना चाहिए, वहाँ लोकतंत्र की ताकत कमज़ोर हुई है, जिसका विरोध होना चाहिए। वहाँ हाल में हुए चुनावों में धांधली के व्यापक आरोप लगे हैं, जिसका विरोध होना चाहिए। लेकिन ये अंततः वेनेजुएला की जनता को देखना है। अमेरिका ये काम नहीं कर सकता है। और अगर तानाशाह गिनने हों,
तो जिन प्रवृत्तियों के आधार पर आप मादुरो को तानाशाह घोषित कर रहे हैं, उनके आधार पर आपको ट्रंप को भी घोषित करना होगा। और बहुत दूर तक कोई कसौटियां आप भारत पे लागू करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ भी प्रजातंत्र पे खतरे बढ़े हैं, जोखिम बढ़े हैं। तो क्या ये एक ट्रंप के साथ जो दोस्ताना भाव है, ये उसका नतीजा है? क्या हम अमेरिका के इस करतूत को लेकर चुप रहने वाले हैं? ये आने वाले दिन बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ कि देर सवेर हिंदुस्तान का ज़मीर जागेगा, हिंदुस्तानी सरकार का, और शायद वो एक ठोस ढंग से इस कदम की आलोचना करेगी। शुक्रिया।